चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आप बोल सकते हैं कि पूरा पूरा अल्टीमेटली वेरियस टॉपिक्स है जो आपको कवर करना ही पड़ेगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई वैल्यू टॉपिक है। जैसे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेगा कि इसमें आपका वो सब भी आ जाएगा, जैसे डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह। तो ये सब तो अपने डिटेल में कवर करेंगे। अब चलिए फटाफट से एक एक साइलेंट फीचर्स उठाते हैं और समझते हैं। लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वन ऑफ द लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो बेसिकली एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फर्दर कुछ है, फर्दर डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें स्टेट के बारे में, सेंट्रल के बारे में, पावर्स के बारे में सब कुछ उसमें ही मेंशन्ड है। तो ये काफ़ी वास्ट कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। एग्जॉस्टिव कंसिडर किया जाता है, और ये बोला जाता है कि ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दिस इज वन ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड में बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये इतनी लोग इस चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो अपने हम लोगों ने खुद से डिस्कवर किया है। वो लोग ये बोलते हैं कि आपने जगह जगह की कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। अल्टीमेटली ये देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी नहीं है या कॉपी पेस्ट नहीं है, ये होशियारी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के एफर्ट को दिखाता है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा, और उसमें से जो बेस्ट चीज़ें थी, जो हमको सूट करती थी, उसको उन्होंने अडेप्ट किया। तो बेसिकली ये बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और बहुत लोग इसको अच्छा भी बोलते हैं। अपना अपना व्यू है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मेरे को तो ये मतलब क्रिटिसिज्म नहीं लगता, मेरे को तो ये सही लगता है कि आप अपना कुछ लेने के पहले जो आपकी जिस डॉक्यूमेंट से आपकी पूरी कंट्री रूल होगी, उसको बनाने के पहले आपने इतना सर्च किया है, इतना सर्च किया है, पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है, और फिर आपने कुछ ड्राफ्ट किया है अपने हिसाब से। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये एक साइलेंट फीचर्स भी कंसिडर किया जाता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, इसके पहले ये समझना जरूरी है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है और अगर आपको अब अमेंडमेंट करना है तो वो मतलब ऐसा है कि पॉसिबल तो है, लेकिन मतलब ना के बराबर ही पॉसिबल है। ऐसे 99% पॉसिबिलिटी कि आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे रिजिड प्रोविजंस है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेबल ही नहीं बता बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा प्रोविज़न है कि आप अमेंडमेंट कर नहीं सकते, अमेंडमेंट करने के लिए आपको 90% ऑफ द वोट्स चाहिए और इतने परसेंट ऑफ द स्टेट्स का वो हाँ चाहिए करवाना है, तो वो प्रोविज़न बहुत रिजिड बना देते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि जिसमें आप फटाफट आराम से अमेंडमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल लॉ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हो। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम है और दोनों के अपने ही नेगेटिव्स है। अब जैसे अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हुआ तो कल कोई भी पार्टी अगर पावर में आती है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी अमेंडमेंट मार सकती है। इंडिया में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया था वाया केशव नंदा भारती केस। आगे आप पढ़ोगे, और ये भी केस भी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसमें ये जजमेंट आई थी कि भाई आप कुछ भी चेंज करते हो करिए, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंसिडर किया जाता है कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि रिजिड भी है जहाँ ऐसी प्रोविजंस है जहाँ कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे आपके पसीने छूट जाएंगे चेंज करने के लिए, और जहाँ पे ज़रूरी है समय के अनुसार चेंज करने की, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली दिस इज साइलेंट फीचर एंड वेरी यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद देखिए फोर्थ है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि आप एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब ये आप इससे समझिए कि सेंटर ऊपर में है,
फिर स्टेट्स है, फिर लोकल लेवल में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ काम कर रही हैं। सबकी अपनी अपनी पावर है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ है। तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब पावर डिवाइडेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटर से सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इसमें एक यूनिटरी बायस भी है। वो क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई स्टेट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है या कुछ कुछ ऐसी एक्सटर्नल एग्रेशंस है, तो उस केस में जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल से यूनिटरी में शिफ्ट हो जाती है। उस समय सेंटर बिकम्स पावरफुल एंड ये सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर है कि ऐसा सिस्टम है जो फेडरल तो है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो यूनिटरी भी बन सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड जो फीचर है वो है कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं। पीपल, जनता डिसाइड करती है क्या लॉ बनना है, जनता पास करती है। जो डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्दर जो अपने डिटेल में जब इस पॉइंट्स को देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे जनता डिसाइड करती है भैया, जनता लोगों को चुनती है, वो लॉ बनाते हैं, कोई भी बन सकता है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूके में कंसिडर करोगे तो वहाँ पे पार्लियामेंट सोवरीन है, मतलब पार्लियामेंट ने जो बोल दिया, जो लॉ पास कर दिया वही होगा। वैसे ही जैसे अलग कंट्रीज़ में अलग एस्पेक्ट होता है, लेकिन अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो कोई सॉवरीन नहीं है। मतलब सॉवरीन तो ऐसे स्टेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीमेसी किसी की भी नहीं है। पार्लियामेंट सॉवरीन है, वो जो भी लॉ पास कर सकता है, लेकिन लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको खारिज भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है कि वो जो कर दिए वही होगा। बहुत सारे लॉज है जो अगर वो पास करते भी हैं और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को खारिज कर देती है। ऐसा हमने पास्ट में इंडिया में देखा भी है। और इसी यही एक बैलेंस पे बेस्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट भी सोवरीन है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। तो चेक एंड बैलेंस है जिसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन और देश चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अगर फुल पावर में भी है तो भी वो कुछ भी कर सकती है। ये एक चेक एंड बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का आप कॉन्सेप्ट यहाँ से ले सकते हो कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है। जुडिशियल जो अपने हैं, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये इन पे पॉलिटिकल प्रेशर्स, तो ऐसे तो प्रैक्टिकली पूछो तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है कि उनके अधीन नहीं है। और इंटीग्रेटेड है, मतलब सबके ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे में हाई कोर्ट्स है, फिर लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे हायरार्ची है। इंटीग्रेटेड है, ये नहीं कि इंडिपेंडेंट है और ये भी नहीं कि स्टेट वाइज अलग अलग है। ऑल ओवर इंडिया के एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वहीं से सारे हाई कोर्ट्स, उसके बाद सबके अलग अलग हाई कोर्ट्स है। तो यूएस में आप देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वहाँ पे थोड़ा सा स्टेट वाइज स्ट्रक्चर फॉलो हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको अपने डिटेल में समझेंगे भी। अभी आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे अधिकार जो नागरिकों को और अन्य लोगों को भी दिए गए हैं कि जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि ये राइट्स तो आपके हैं ही। वो फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है उसमें मेंशन्ड है। चलिए, बाकी जो फीचर्स है उसको अपने नेक्स्ट क्लास में एक बार बेसिक समझते हैं, फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।